साथियों नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम बात करेंगे जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के बारे में। बायोडायवर्सिटी क्या होती है, किस प्रकार से बायोडायवर्सिटी का मापन किया जाता है, बायोडायवर्सिटी के स्तर क्या होते हैं और बायोडायवर्सिटी की संरक्षण पद्धतियां या जैव विविधता की संरक्षण पद्धतियां क्या होती हैं। इन सभी बिंदुओं के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी आखिर होती क्या है। बायोडायवर्सिटी का अर्थ यदि सामान्य शब्दों में हम शब्दें समझें तो बायोडायवर्सिटी का तात्पर्य होता है किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली जीव जंतुओं की विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, बायोडायवर्सिटी कहलाती हैं। तो कोई भी जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे जीव हो, चाहे कोई जंतु हो, चाहे पारिस्थितिकी तंत्र हो। पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य वो स्थान जहां पर समस्त जीव जंतु क्या करते हैं, निवास करते हैं, वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो किसी भी स्थान पर पारिस्थितिकी तंत्र, वनस्पति, जीव और जंतुओं की जो विभिन्नताएं, जो विविधताएं होती हैं, उसी को किसके नाम से जाना जाता है, बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ आप एक इमेज में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जो हैं इसमें दर्शाए गए हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां इसमें दर्शाई गई हैं। तो कुल मिला के जितने भी जीव जंतु वनस्पति किसी क्षेत्र में उपस्थित होते हैं वही उस क्षेत्र की क्या होती है, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी होती है। तो ये तो था सामान्य सा अर्थ किसका, बायोडायवर्सिटी का। अब बात करेंगे बायोडायवर्सिटी के स्तर या जैव विविधता के स्तरों के बारे में। किसी भी क्षेत्र में जो जैव विविधता पाई जाती है वो कुछ स्तरों पर पाई जाती है। पहला जो स्तर है उस स्तर को कहते हैं जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। अब इसे सीधे शब्दों में आप समझने की कोशिश करें। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का तात्पर्य है एक ही जाति के व्यक्ति किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य जाति की यदि हम बात करें तो हम देखेंगे कि प्रत्येक जो मानव होती है उसकी संरचना, प्रत्येक मानव का यदि हम शारीरिक संरचना देखें तो वो अलग अलग प्रकार की दिखाई देती है। कोई व्यक्ति ठिगना हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। ये सभी विविधताएं उसको कहाँ से मिलती हैं, जेनेटिक मटेरियल से मिलती हैं। जेनेटिक मटेरियल से मिलती हैं अर्थात डीएनए से मिलती हैं। ठीक है। तो डीएनए की इन विभिन्नताओं के कारण या जीनोटाइप की विभिन्नता के कारण फिनोटाइप में भी हमें विविधता देखने को मिलती है, अर्थात बाहर से दिखने वाले लक्षणों में भी हमें क्या मिलती है, विभिन्नता देखने को मिलती है। और ये विभिन्नता केवल सामान्य सी बात नहीं है, अपितु किसी भी जाति के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसके सदस्यों के मध्य क्या हो, बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं, पाई जाएं। क्योंकि एक प्रकार की विशेषता वाले इंडिविजुअल या व्यक्ति यदि नष्ट हो जाते हैं किसी कारक के कारण तो दूसरे शेष बचे रहें। तो किसी भी जाति का सर्वाइलेंस या क्या कह सकते हैं, जीवित रहना किस पे डिपेंड करता है, उसमें पाई जाने वाली जेनेटिक बायोडायवर्सिटी पर निर्भर करता है। तो जीवों की संरचना में जो भिन्नता पाई जाती है, एक जाति के जो जीव होते हैं, एक जाति के जो सदस्य होते हैं, उनकी संरचना में जो भेद हमें देखने को मिलता है, विविधता हमें देखने को मिलती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और ये जेनेटिक बायोडायवर्सिटी क्यों आवश्यक होती है, क्योंकि बदलते परिवेश में एक ही प्रकार के यदि क्या होंगे, व्यक्ति होंगे उस जाति में, या एक ही प्रकार के सदस्य यदि उस जाति में होंगे, तो जैसे ही परिवेश बदलेगा समान विशेषताओं वाले सदस्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए यदि अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल, अलग अलग विशेषता वाले इंडिविजुअल या सदस्य किसी जाति में हैं तो उनकी जो सर्विलेंस की क्षमता है या बदलते पर्यावरण या वातावरण का सामना करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देती है, और वो बदलते पर्यावरण या वातावरण में भी जीवित रहने में सक्षम होते हैं। ये थी पहली प्रकार की जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस इमेज में जेनेटिक बायोडायवर्सिटी को दर्शाया गया है और डीएनए को यहाँ दिखाया गया है। तो किस प्रकार से डीएनए में विभिन्नता के कारण इनका रंग क्या हो गया, अलग अलग हो गया। रंग अलग अलग होने से क्या होगा, मान लो कोई शिकारी क्या करने आता है, ये गिलहरी के 3 रंग आपको दिखाए गए हैं। मान लो एक गिलहरी जो है उसका जो रंग है वो कैसा है, डार्क ब्राउन है। ठीक है। एक गिलहरी का रंग क्या है, ग्रीन है। कैसा है, ग्रीन है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लो ऐसी ऋतु में कोई शिकारी शिकार करने आता है जब क्या है, पतझड़ का मौसम है, उस समय जंगल जो होगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का। पत्तियां सूख जाएंगी,
कलर कैसा हो जाएगा, ब्राउन। तो ये जाति अपने आप को, जो भूरे कलर की जाति है, ये उस समय अपने आप को बचाकर रखने में सक्षम होगी। यदि सभी गिलहरियां हरे रंग की होती तो उस समय भूरे रंग में आसानी से वो दिखती और वो शिकार हो जाती, लेकिन भूरे रंग की गिलहरियां हैं तो क्या हो गई, उस समय ये बच गई। इसी प्रकार से मान लो मानसून का मौसम है, उस समय इसका शिकार करने के लिए यदि कोई आता है तो ग्रीन कलर में ये अपने आप को छुपा लेती हैं, तो ग्रीन कलर की गिलहरियां क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं। तो यदि इनमें कलर का डिफरेंट नहीं होता तो क्या ऐसा संभव हो पाता? तो हम कह सकते हैं जितने ज्यादा डिफरेंस किसी जाति के सदस्यों में होंगे उतनी ही उनकी वातावरण से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये बात करी हमने किसकी, पहले वाले प्रकार की। दूसरी हम देख रहे हैं स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। स्पीसीज बायोडायवर्सिटी का तात्पर्य है एक ही क्षेत्र में कितने प्रकार की जातियां निवास करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम किसी पेड़ की बात करें तो हम देखेंगे कि पेड़ पे क्या रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। कीड़े मकोड़े के अलावा क्या रहते हैं, पक्षी रहते हैं। ठीक है, अब यदि हम ऐसा मान के चलें कि यहां पे केवल एक ही जाति निवास करे, पक्षी, क्या निवास करे, पक्षी, तो क्या ये पक्षी इस पेड़ पे जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि पक्षी अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर करते हैं, कीड़े मकोड़ों पर निर्भर करते हैं। तो कीड़े मकोड़े नहीं होंगे तो क्या होगा, ये यहां नहीं रह पाएंगे। इसी प्रकार कीड़े मकोड़े भी किस पे निर्भर करते हैं, पेड़ की पत्ती पे अपने भोजन के लिए निर्भर करते हैं। तो यदि पेड़ की पत्तियां नहीं रहेंगी तो कीड़े नहीं रहेंगे, कीड़े नहीं रहेंगे तो पक्षी नहीं रहेंगे। तो कह सकते हैं जितनी ज्यादा जातियां किसी इकोसिस्टम में या कह सकते हैं किसी क्षेत्र में रहेंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उस क्षेत्र की क्या होगी, उनमें जीवित रहने की क्षमता होगी। इसको क्या कह दिया जाता है, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी कह दिया जाता है। यानी अलग अलग प्रकार के वनस्पति या जीव क्या पाया जाना, जातियां पाया जाना, अलग अलग जाति की वनस्पति और जीव का किसी क्षेत्र में पाया जाना क्या कहलाता है, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी कहलाता है। और ये जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो क्षेत्र क्या होगा, स्थिर होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता होगी, उतनी ही ज्यादा क्या होंगे, सक्षम होंगे वहां के जीव जंतु पर्यावरण से लड़ने के लिए। तीसरे प्रकार की विविधता होती है इकोसिस्टम या इसे कम्युनिटी बायोडायवर्सिटी या सामुदायिक जैव विविधता भी कह देते हैं। और ये होती है कितने प्रकार के इकोसिस्टम किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कोई क्षेत्र है वहां पर क्या पाया जा रहा है, मान लो झील भी पाई जा रही है, वहां घास के मैदान भी पाए जा रहे हैं, घास के मैदान भी पाए जा रहे हैं, और वहां पर क्या पाया जा रहा है, मिट्टी के मैदान भी पाए जा रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा कि यहाँ पर सभी प्रकार के जीव मिलेंगे जो मिट्टी के मैदान में रह सकते हैं, जो घास के मैदान में रह सकते हैं, और ऐसे जीव जो जल में रह सकते हैं। इसी प्रकार यदि यहाँ दलदल भी है तो दलदली क्षेत्र में रहने वाले जीव भी यहाँ मिलेंगे। तो जितने ज्यादा प्रकार के इकोसिस्टम, ये एक क्षेत्र अपने आप में क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। तो जितने ज्यादा इकोसिस्टम किसी क्षेत्र में मिलेंगे उतनी ही उस क्षेत्र की विविधता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और इस प्रकार की विविधता को हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। ये था जैव विविधता के विभिन्न स्तर जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं किसी भी क्षेत्र में जैव विविधता के मापन की, किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र की जैव विविधता को हम माप सकते हैं। तो उसके लिए 3 पैमाने बताए गए हैं। ठीक है, और इन 3 पैमानों के आधार पर किसी भी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी को न केवल संख्यात्मक रूप से अपितु गुणात्मक रूप से भी मापा जाता है। गुणात्मक रूप से तात्पर्य है कि किसी भी जाति के जो सदस्य हैं उनके गुण कितने ज्यादा विकसित हैं, उसको क्या कहते हैं, गुणात्मक मापन। और संख्यात्मक मापन का तात्पर्य है किसी जाति के कितने सदस्य किसी इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित हैं। पहले प्रकार की बायोडायवर्सिटी जो होती है उसे क्या बोल देते हैं हम, अल्फा बायोडायवर्सिटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अल्फा बायोडायवर्सिटी। और ये अल्फा बायोडायवर्सिटी जातियों की संख्या बताती है। कहाँ बताती है, किसी एक इकोसिस्टम में। जैसे जलीय इकोसिस्टम है वहां जातियों की संख्या यदि बतानी हो तो वो किसके द्वारा बताई जाएगी, अल्फा बायोडायवर्सिटी के माध्यम से क्या की जाएगी, इंगित की जाएगी, बताई जाएगी। दूसरे प्रकार की है बीटा डायवर्सिटी। और बीटा डायवर्सिटी उन पारिस्थितिकी तंत्रों की संख्या बताती है जिनके मध्य क्या किया जा रहा हो, कंपैरिजन किया जा रहा हो, जिनके मध्य क्या किया जा रहा हो, कंपैरिजन किया जा रहा हो, किसका, जैव विविधता का कंपैरिजन या तुलना की जा रही हो। और तीसरा होता है गामा बायोडायवर्सिटी। और गामा डायवर्सिटी
सम्मिलित रूप से जितने भी पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना की जा रही है उन सभी में कुल मिलाकर कितनी जातियां या कितनी जैव विविधता है उसको क्या करती है, इंगित करती है। एक चित्र के माध्यम से इसको समझने का हम प्रयास करें। देखिए आपको ये चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इस चित्र के माध्यम से यदि हम समझने का प्रयास करें अल्फा, बीटा और गामा बायोडायवर्सिटी को, तो आप देखेंगे यहां पर अल्फा मतलब मैंने क्या बताया था, जातियों की जो संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5, प्रत्येक तीनों ही इकोसिस्टम में जातियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो अल्फा कितनी हो गई, 5, यानी जातियों की संख्या क्या हो गई, अल्फा बायोडायवर्सिटी वो कितनी हो गई, 5। दूसरा हम कह रहे थे बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी में हम क्या देख रहे थे कि कितने पारिस्थितिकी तंत्रों में तुलना की जा रही है। तो तुलना कितने में की जा रही है, देखो 3 पारिस्थितिकी तंत्र दिखाए हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसका मतलब यहाँ पे बीटा कितनी हो गई, 3, क्योंकि 3 पारिस्थितिकी तंत्रों में हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसकी, जैव विविधता की। फिर तीसरा होता है गामा, और गामा क्या बताता है, कुल मिलाकर जितने पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना की जा रही है उन सभी में जातियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 5 जाति इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, तो कुल कितनी हो गई, 15 प्रकार की जातियां हो गई। तो गामा इस परिक्षेत्र के लिए कितना हो गया, 15। तो इस प्रकार से अल्फा, बीटा, गामा के माध्यम से जैव विविधता का प्रदर्शन किया जाता है, मापन किया जाता है। अब बात करते हैं जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कम क्यों हो जाती है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उनमें से पहला फैक्टर है प्राकृतिक फैक्टर। कौन सा, प्राकृतिक है, ठीक है। प्राकृतिक कारणों के कारण क्या हो सकता है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है। कैसे, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, महामारी आ गई, कोई तूफान आ गया, तो उस क्षेत्र की समस्त बायोडायवर्सिटी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये तो हुआ प्राकृतिक कारण। दूसरा कारण होता है मानवीय कारक। मानवीय कारक का तात्पर्य है मानवीय गतिविधियां क्या कर देती हैं, जो आवास हैं, दो प्रकार से नुकसान पहुंचाती हैं। एक तो सीधे क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या करा जाता है, मानव यदि क्या करे, शिकार करे, ठीक है। और दूसरा क्या है, इनके आवास को नष्ट कर दे, प्राकृतिक जो आवास है उनको नष्ट कर दिया जाए। तो मानव बस्तियां बसाने के लिए या विकासात्मक कार्य करने के लिए, जैसे कोई रोड बनाना है तो पहाड़ को काटना पड़ गया, कोई रोड बनाना है जंगल को साफ करना पड़ गया, तो उससे क्या होंगे, जो प्राकृतिक आवास हैं जीव जंतुओं के वो क्या होंगे, नष्ट होंगे। इससे उस क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी कम हो जाएगी। इसी प्रकार शिकार के माध्यम से सीधे ही जीव जंतुओं को मारकर या पेड़ों की सीधी कटाई करके क्या होता है, किसी क्षेत्र की जैव विविधता को मानव नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ मानवीय कारक थे जिसके कारण किसी क्षेत्र की बायोडायवर्सिटी जो है वो कम हो सकती है। और उनके मूल में यदि हम जाते हैं तो उसका कारण है जनसंख्या की जैसे जैसे वृद्धि हो रही है और शहरीकरण हो रहा है, नए आवास बनाए जा रहे हैं जिससे आवास नष्ट होते हैं, प्राकृतिक आवास, जीव जंतुओं के बायोडायवर्सिटी कम हो जाती है। प्रदूषण के कारण भी कुछ स्थानों के जीव जंतु जो होते हैं वो मर जाते हैं जिससे बायोडायवर्सिटी कम होती है। इसी प्रकार सीधे शिकार करके भी बायोडायवर्सिटी को मनुष्य द्वारा कम किया जाता है कहीं कहीं पे। ये सभी कारक क्या कहलाते हैं, मानवीय कारक कहलाते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक कारकों से इतना ज्यादा जैव विविधता किसी स्थान की कम नहीं होती जितना मानवीय गतिविधियों से। तो मुख्य कारण जो है किसका, जैव विविधता कम होने का, वो है मानवीय कारक, ना कि प्राकृतिक कारक। ये था किस प्रकार से नुकसान जैव विविधता को पहुंचाया जा रहा है, उसके कुछ कारक। अब बात करते हैं नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उसका संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से जैव विविधता को बचाया जाए किसी भी क्षेत्र की। तो उसके लिए मुख्य रूप से दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं। पहली जो पद्धति है उसे बोलते हैं एक्स सीटू संरक्षण, ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। और दूसरा है इन सीटू कंजर्वेशन। क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन। दोनों का मूल अंतर आप समझिए। इन सीटू कंजर्वेशन का तात्पर्य है जीव जंतुओं की या जैव विविधता की रक्षा करना, लेकिन रक्षा कैसे करना, उनको उनके प्राकृतिक आवास में रखते हुए ही, यानी प्राकृतिक आवास में जहां वो रह रहे हैं वहीं पर उनके भोजन की सुनिश्चितता और उनके आवास की सुनिश्चितता यदि उपलब्ध करा दी जाए तो वो क्या हो जाएंगे, अच्छे से अपनी जगह पे रहेंगे। तो इस प्रकार के संरक्षण पद्धति को क्या बोला जाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू संरक्षण। प्राकृतिक आवास के अंतर्गत ही जहां जो जीव जो वनस्पति है वहीं पर उसके संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं। और दूसरी होती है एक्स सीटू संरक्षण। एक्स सीटू संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत प्राकृतिक आवास की जगह
पेड़ पौधे या जीव जंतुओं को दूसरी जगह क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है, प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर उनका संरक्षण किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं बोटनिकल गार्डन में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जातियां लगाई जाती हैं, तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक आवास से लाए, दूसरी जगह इन पेड़ पौधों को लगाया, तो वहां इसका संरक्षण किया गया। इसी प्रकार आप देखते हैं जू, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में आप बहुत सारे जानवरों को देखते हैं, तो वो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है, अपितु उनको प्राकृतिक आवास से यहां पर लाकर उनको भोजन और आवास दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि ये प्राकृतिक आवास नहीं है तो संरक्षण पद्धति कैसी होगी, एक्स सीटू। इसी प्रकार बीज बैंक में कई बार कुछ प्रजातियों के बीजों का संग्रहण किया जाता है ताकि उनकी जाति बनी रह सके, लेकिन ये भी प्राकृतिक आवास में नहीं है, तो क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, एक्स सीटू कहलाएगा, एक्स सीटू संरक्षण। और इन सीटू संरक्षण जैसा मैंने आपको बताया, जहां है वहीं पर उनका क्या कर दो, संरक्षण कर दो। ठीक है, उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान ना पहुंचे, उनका कोई शिकार ना करे, उनको भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इस प्रकार के उपाय यदि प्राकृतिक आवास में ही उपलब्ध करा दिया जाए तो उसको क्या कह देते हैं, इन सीटू संरक्षण कहते हैं। और इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत विशेष प्रकार की पद्धतियां अपनाई जाती हैं, जैसे किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देना, सेंचुरी घोषित कर देना, अभ्यारण्य घोषित कर देना, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देना, कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर देना, या कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देना, टाइगर रिजर्व घोषित कर देना, एलिफेंट रिजर्व घोषित कर देना। ये सभी के सभी उपाय किसके अंतर्गत आते हैं, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, किस प्रकार से इसको घोषित किया जाता है, अभ्यारण्य सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व क्या होते हैं, कैसे घोषित किए जाते हैं, भारत में कितनी संख्या में है, कौन से राज्य में ज्यादा है, कौन से राज्य में कम है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से आगे की क्लास में समझने वाले हैं। अभी के लिए एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो कंजर्वेशन रिजर्व, जो हमने बात की कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या प्रोटेक्टेड एरिया भी कह दिया जाता है। दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया भी कह देते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया भी कह दिया जाता है। तो ये बात करी हमने एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन की। और जो इमेज आपको यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक तो क्या है इन सीटू कंजर्वेशन की है और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन की। ये तो इन सीटू कंजर्वेशन, हाथी को वहीं संरक्षित कर दिया गया जहां ये प्राकृतिक आवास में, और यहां इसको पिंजरे में लाके डाल दिया, जू में लाके डाल दिया, तो ये संरक्षित तो हुआ, लेकिन किस प्रकार का है, ये एक्स सीटू संरक्षण है, प्राकृतिक आवास से बाहर ले जाकर इनका संरक्षण करना। अब आइए एक एक करके समझते हैं नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व आदि को। सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में मूलभूत अंतर क्या होता है। सबसे पहली चीज, राष्ट्रीय उद्यान यदि किसी भी क्षेत्र को घोषित करना है तो उसके पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए राज्य सरकार क्या कर सकती है, किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क घोषित कर सकती है। तो घोषित किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा। किसी भी क्षेत्र को क्या घोषित कर सकती है राज्य सरकार, नेशनल पार्क घोषित कर सकती है, लेकिन उसके लिए इसको मान्यता लेनी होती है किसके, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 है उसके तहत केंद्र सरकार से इसकी मान्यता लेनी होती है। इसी प्रकार सेंचुरी या अभ्यारण्य किसी भी क्षेत्र को पर्यावरणीय महत्व के आधार पर पुनः राज्य सरकार ही क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है, लेकिन पुनः किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, वही केंद्र सरकार की अनुमति लेके, मान्यता लेके। और ये मान्यता लेना क्यों आवश्यक है, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ऐसा कहा गया है। तो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य दोनों की स्थापना किसके तहत की जाती है, कानून कौन सा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य की जो स्थापना की जाती है वो कौन से एक्ट के तहत की जाती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की जाती है। ठीक है, एक और एक्ट इस प्रकार का है पर्यावरण संरक्षण एक्ट, उसके तहत इसकी नहीं, किसके तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की जाती है। अब नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो नेशनल पार्क में जीव जंतुओं और वनस्पति की सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए अधिक कड़े उपाय अपनाए जाते हैं। इसलिए यहां पर जो क्षेत्र होता है जो कि किसके अंतर्गत आता है, नेशनल पार्क में, वहां पर जो प्रतिबंध होते हैं वो कड़े होते हैं। और ज्यादा क्षेत्र, नेशनल पार्क का अधिक क्षेत्र क्या होता है, प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां मानवीय गतिविधियां अलाउड नहीं होती हैं। जबकि अभ्यारण्य में भी कुछ क्षेत्र प्रतिबंधित होता है, लेकिन बहुत सा क्षेत्र अप्रतिबंधित भी होता है, जहां मानवीय क्रियाएं हो सकती हैं, मानव की एंट्री हो सकती है।
पशु चराने पर यहाँ क्या है, रोक है। राष्ट्रीय पार्क जिस क्षेत्र को घोषित कर दिया जाएगा वहां पशु चारण नहीं होगा, पशु वहां चरने नहीं जा सकते। जबकि अभ्यारण्य के अंतर्गत जिस क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया वहां पे पशुओं की चराई कराई जा सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के अधीन, कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं, उनके अधीन रहते हुए वहां पर चराई की जा सकती है। सामान्य जन यानी वहां आसपास की जो जनता निवास करती है किसके, राष्ट्रीय पार्क के आसपास, वो जनता इस राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र से ईंधन फल यदि कोई लगते हैं तो उनको क्या कर सकती है, एकत्रित कर सकती है या नहीं कर सकती। इसकी यदि हम बात करें तो नेशनल पार्क में इस पर क्या लगाई गई है, रोक लगाई है। ठीक है, यानी ना तो वहां पर जनता ईंधन इकट्ठा कर सकती है, ना ही फल एकत्रित कर सकती है यदि नेशनल पार्क क्षेत्र में कोई फल लगता है तो। जबकि अभ्यारण्य में भी यदि इसी प्रश्न को हम पूछें तो इसका उत्तर भी क्या होगा, ना। यानी फल एकत्रण और ईंधन एकत्रीकरण पर चाहे वो राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्र हो चाहे अभ्यारण्य का क्षेत्र हो, दोनों जगह ही क्या लगाई गई है, रोक लगाई गई है। तो ये बात करी किसकी, ईंधन और फल एकत्रण की। अब नेशनल पार्क का जो सीमांकन किया जाता है यानी नेशनल पार्क की जो बाउंड्री निर्धारित की जाती है वो स्पष्ट होती है, क्या होती है, स्पष्ट होती है। जबकि अभ्यारण्य की जो बाउंड्री होती है वो सुस्पष्ट नहीं होती है। नेशनल पार्क की बाउंड्री स्पष्ट रूप से क्या होती है, सीमांकित होती है, जबकि जो अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनकी सीमा इतनी स्पष्ट नहीं होती है, उनकी बाउंड्री इतनी स्पष्ट नहीं होती है। किसी एक विशिष्ट जाति के संरक्षण के लिए नेशनल पार्क नहीं बनाया जाता, अपितु संपूर्ण क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में नेशनल पार्क बनाया गया है वहां की सारी बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पार्क बनाया जाता है। लेकिन अभ्यारण्य के मामले में क्या किया जा सकता है, किसी विशिष्ट जाति के संरक्षण के लिए भी अभ्यारण्य की स्थापना की जा सकती है। जैसे राजस्थान के संदर्भ में देखें हम, भरतपुर में केवलादेव जो अभ्यारण्य स्थापित किया गया वो पक्षियों की स्पेसिफिक जो जाति है उनके संरक्षण के लिए स्थापित किया गया। तो ये थे कुछ मूलभूत अंतर जो राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य में हमें क्या क्या करते हैं, देखने को मिलते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रकार के जो संरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। दोनों को जैसा मैंने आपको बताया सम्मिलित रूप से क्या कह दिया जाता है, प्रोटेक्टेड एरिया कह दिया जाता है। कंजर्वेशन जो रिजर्व होता है वो किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या किसी भी अभ्यारण्य के आसपास का क्षेत्र होता है। तो देखिए जैसे ये कोई नेशनल पार्क है, इस नेशनल पार्क के आसपास का ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्या कहलाता है, कंजर्वेशन रिजर्व कहलाता है। और इसका जो स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है, राज्य सरकार के पास में होता है। और इसका प्रबंधन एक कमेटी द्वारा किया जाता है। इस एरिया का जो प्रबंधन या मैनेजमेंट किया जाएगा वो एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा और उस कमेटी को क्या कहा जाता है, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी कहा जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें कम्युनिटी रिजर्व की, तो कम्युनिटी रिजर्व में भी क्या होता है, कोई भी निजी या सामुदायिक क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यानी निजी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ सकता है और सामुदायिक क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, और यहां स्वामित्व किसका होता है, यदि निजी क्षेत्र है कोई तो वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्वामित्व होगा, यदि कोई सामुदायिक क्षेत्र है तो संपूर्ण समुदाय का उस पर क्या रहता है, स्वामित्व रहता है। और इनके मैनेजमेंट की यदि बात करें तो इनका मैनेजमेंट किया जाता है कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा। ये थे कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट बात करते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व की, BR जिसे शॉर्ट में कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि बायोस्फीयर रिजर्व में किसी भी क्या नेशनल पार्क का, किसी भी सेंचुरी या अभ्यारण्य का और किसी टाइगर रिजर्व का, कम्युनिटी रिजर्व का और कंजर्वेशन रिजर्व, इन सभी का एरिया क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई नेशनल पार्क है, इसका ये एरिया है। इसी प्रकार ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका ये वाला एरिया है मान लो। ठीक है, अब कोई बायोस्फीयर रिजर्व इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि इसका थोड़ा हिस्सा क्या हो, बायोस्फीयर रिजर्व में सम्मिलित हो। तो हम कह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में किसी सेंचुरी या अभ्यारण्य का या किसी नेशनल पार्क का या किसी कम्युनिटी रिजर्व का या किसका, कंजर्वेशन रिजर्व का कुछ हिस्सा शामिल हो सकता है। लेकिन ऐसा आवश्यक हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन शामिल हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना की जाती है वो एक विशेष प्रोग्राम के तहत की जाती है और उस विशेष प्रोग्राम जो कि यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है और उस प्रोग्राम का नाम है MAB, मैन एंड बायोडायवर्सिटी।
इस कार्यक्रम के तहत मैन एंड बायोडायवर्सिटी कार्यक्रम के तहत क्या की जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है सबसे पहली चीज इस थीम के आधार पर। और मैन एंड बायोस्फीयर जो रिजर्व प्रोग्राम है उसमें न केवल जैव विविधता के संरक्षण की बात की गई है अपितु कुछ अन्य आयामों की भी बात की गई है, जिसके अंतर्गत जैव विविधता के आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम भी आते हैं। यानी पर्यावरणीय आयाम के साथ साथ में आर्थिक और सामाजिक आयाम भी जुड़े हुए होते हैं किससे, बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये किस प्रोग्राम के तहत स्थापित किए जाते हैं, यूनेस्को के मैन एंड बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम के तहत क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की जो स्थापना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के द्वारा। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का जो प्रबंधन किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है, वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और उसके लिए केंद्र सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता क्या करती है, उपलब्ध कराती है। ये तो सब बातें हुई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, कुछ जनरल बातें। अब टेक्निकल रूप से बायोस्फीयर रिजर्व को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है उसकी यदि हम बात करें तो स्पष्ट रूप से इसके लिए कहा गया है कि ऐसा कोई भी विस्तृत धरातलीय, जलीय, तटीय या तीनों का मिश्रण, यानी उस क्षेत्र में कुछ धरातलीय क्षेत्र, कुछ जलीय, कुछ तटीय क्षेत्र सम्मिलित हो, वो सम्मिलित रूप से भी शामिल हो, या इनमें से कोई एक क्षेत्र जिसमें या तो पारिस्थितिकी तंत्र या प्राकृतिक या कोई सांस्कृतिक विशेषता हो, इन तीनों विशेषताओं में से कोई भी एक विशेषता हो, तब यह क्षेत्र क्या किस रूप में घोषित किया जा सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया जा सकता है। तो ये थी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब बायोस्फीयर रिजर्व यदि किसी क्षेत्र को घोषित कर दिया जाता है तो उस बायोस्फीयर रीजन के तीन स्पष्ट क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं। पहला जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है कोर जोन। नीचे से बाहर की तरफ से चालू करें, सबसे बाहर का जो क्षेत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, ट्रांजिशन जोन, जिसे संक्रमण क्षेत्र के भी कहा जाता है। चित्र के माध्यम से आपको दिखाने की मैं कोशिश करूं तो देखिए इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र है, तीन प्रकार के क्षेत्र मैंने आपको बताए। सबसे बाहरी जो क्षेत्र है ये आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, लाइट ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, सबसे बाहर का संक्रमण क्षेत्र। क्या है, संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन। दूसरे प्रकार का इससे अंदर जो डार्क ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या है, बफर जोन। क्या है, बफर जोन इसे बोला जाता है। और तीसरे प्रकार का जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है सबसे अंदर वाला ग्रीन कलर में, इसे क्या बोला जाता है, कोर जोन। अब यदि इन क्षेत्रों में संरक्षण की यदि बात करें, प्रतिबंध की यदि बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिबंधित क्षेत्र कौन सा रहता है, ये कोर जोन। कोर जोन जहां पर मानव की एंट्री या मनुष्य की एंट्री अलाउड नहीं होती है। जबकि सबसे कम प्रतिबंधित क्षेत्र होता है संक्रमण क्षेत्र। यहां आप देखते हैं यहां घर भी बने हुए रहते हैं, यानी मानव अधिवास भी यहां रहता है। आसपास के लोग जो यहां बसे हुए हैं उनको यहां से हटाया नहीं जाता, यहां पर ये निवास भी करते हैं। और दूसरे प्रकार का जोन जो है वो है कौन सा, ये वाला जोन, इसे क्या कह दिया गया, बफर जोन। ये कोर जोन और संक्रमण क्षेत्र के बीच का जोन होता है और इसके अंतर्गत पर्यटन क्या होता है, अलाउड होता है। तो ये तीन प्रकार के जोन थे जो किसके लिए पाए जाते हैं, किसके संदर्भ में पाए जाते हैं, हमने देखा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पाए जाते हैं। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये तीन जोन क्या है, पाए जाते हैं। हमने देख लिए कौन कौन से जोन है, चित्र के माध्यम से भी इनको समझ लिया। अब बात करते हैं इनकी विशेषताओं की। तो कोर जोन जैसा हमने देखा कि सबसे आंतरिक भाग होता है किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का, और यहाँ केवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलावा अन्य कोई भी गतिविधि अलाउड नहीं होती। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहाँ केवल एंट्री हो सकती है, रिसर्च करने के लिए, किसी जाति की रिसर्च के लिए कोई व्यक्ति आया तो वो व्यक्ति वहाँ एंट्री पा सकता है, बाकी के व्यक्ति यहाँ एंट्री नहीं पा सकते। उसके बाद आता है बफर जोन जो कि मध्य भाग होता है किसका, बायोस्फीयर रिजर्व का, और यहाँ क्या कर सकते हैं, पशुओं की चराई, पर्यटन आदि गतिविधियां यहाँ क्या होती है, अलाउड होती हैं। उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन, संक्रमण क्षेत्र, सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है वो होता है, और यहाँ न केवल मानव जाति वास करती है अपितु अपनी कृषि भी कर सकती है, फसलों का उत्पादन भी यहाँ कर सकती है। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व जो कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत, जो कि यूनेस्को का एक प्रोग्राम है, उसके तहत क्या किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी प्रकार के एक संरक्षित क्षेत्र जिसको क्या कहा जाता है, टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये किसके संरक्षण के लिए, कौन सी प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया, ये बनाया गया टाइगर प्रजाति के संरक्षण के लिए। टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए इस क्षेत्र की स्थापना की जाती है।
और जैसा मैंने आपको बताया बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कोई नेशनल पार्क या अभ्यारण्य का क्षेत्र शामिल हो सकता है, उसी प्रकार इस टाइगर रिजर्व जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत कोई क्षेत्र ऐसा भी हो सकता है जो नेशनल पार्क का हिस्सा हो या अभ्यारण्य का हिस्सा हो या कम्युनिटी रिजर्व का हिस्सा हो या संरक्षित वन का हिस्सा हो या रक्षित वन का हिस्सा हो। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, रक्षित वन और संरक्षित वन का कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित हो सकता है। हमेशा हो ऐसा आवश्यक नहीं, लेकिन जो यदि इस क्षेत्र जहां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया उस क्षेत्र में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, रक्षित क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्र पड़ता है तो वो इसका हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, तो विशेष रूप से बाघों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। और टाइगर रिजर्व की यदि संख्या की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है हमारे यहाँ जिसमें टाइगर रिजर्व की संख्या जो है, या हम कह सकते हैं टाइगर्स की जो संख्या है, बाघों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है। उसके बाद में कर्नाटक में और उसके बाद में उत्तराखंड में बाघों की संख्या भारत में देखने को मिलती है। और विश्व में टाइगर पॉपुलेशन की यदि बात करें तो भारत में सर्वाधिक टाइगर पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा बाघों की पॉपुलेशन भारत में पाई जाती है और विश्व के 80% बाघों की संख्या भारत में ही क्या है, उपलब्ध है। और इसी कारण भारत में बहुत ज्यादा टाइगर रिजर्वों की स्थापना की गई है ताकि बाघों को संरक्षित किया जा सके। 53 टाइगर रिजर्व इस क्लास के रिकॉर्ड होने के समय क्या थे, भारत में उपलब्ध हैं, भारत में बनाए गए हैं। और सबसे ज्यादा बाघ, जैसा हमने बताया बाघों की सर्वाधिक संख्या तो कहां है, मध्य प्रदेश में है, लेकिन ऐसा यदि हम टाइगर रिजर्व जिसको देखें जिसमें बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, स्टेट के मामले में एमपी, लेकिन टाइगर रिजर्व के मामले में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या हमें देखने को मिलती है जिम कॉर्बेट जो टाइगर रिजर्व है वहां पे। पहला टाइगर रिजर्व जो स्थापित भारत में किया गया था उसका नाम था बांदीपुर, जो कि कर्नाटक स्टेट में है। इसी प्रकार सबसे नवीनतम जो टाइगर रिजर्व हाल में बनाया गया है वो है गुरु घासीदास, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट में पड़ता है। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व, चूंकि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या एमपी में, तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी की संख्या भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। लेकिन एक विशेष चीज आपको ध्यान रखना है, बाघों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, एमपी के किसी टाइगर रिजर्व में नहीं है, अपितु कहाँ है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाई जाती है। ये थे टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व की तरह ही हाथियों के संरक्षण के लिए बनाए गए क्या, एलिफेंट रिजर्व। और इस एलिफेंट रिजर्व में भी कोई नेशनल पार्क का क्षेत्र या फिर हम कह सकते हैं कोई अभ्यारण्य सेंचुरी का क्षेत्र क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है। सबसे पहली चीज तो यानी एलिफेंट रिजर्व में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, कोई भी अभ्यारण्य, कोई भी रक्षित या संरक्षित वन का क्षेत्र सम्मिलित हो सकता है। दूसरी चीज, हाथियों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से स्थापित किया गया। हाथियों की संख्या की यदि बात करें तो जैसा हमने देखा था, बाघों की जो कुल विश्व में जनसंख्या है उसकी 80% भारत में पाई जाती है, जबकि हाथियों की कुल 55% जनसंख्या भारत में है। यानी कुल हाथी यदि विश्व में 100 पाए जाते हैं तो उसमें से 55 कहाँ मिलेंगे, भारत में मिलेंगे। और स्टेट वाइज यदि संख्या देखी जाए तो सबसे ज्यादा हाथी जो भारत में देखने को मिलते हैं वो कर्नाटक स्टेट में, उसके बाद असम में और उसके बाद में केरल में। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या की यदि बात करें जाए, कुल एलिफेंट रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी देखी थी हमने, 53, और यहाँ एलिफेंट रिजर्व की जो संख्या है वो भारत में कितनी है, 31 है। सबसे नवीनतम जो एलिफेंट रिजर्व भारत में बना है उसका नाम है अगस्त मलाई, जो कि तमिलनाडु और केरल में संयुक्त रूप से पड़ता है। तमिलनाडु और केरल एक दूसरे से लगते हुए क्षेत्र हैं, लेकिन प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती, इसीलिए एलिफेंट रिजर्व जो है, जो कि अगस्त मलाई है, वो तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में क्या है, उसका क्षेत्र आता है। इसके अलावा कुछ अन्य एलिफेंट रिजर्व भी हाल के दिनों में बनाए गए हैं। उनमें से प्रमुख है डांडेली जो कि कर्नाटक में है, सिंगफान जो कि नागालैंड में बनाया गया, लेमरून जो कि छत्तीसगढ़ में बनाया गया। तो फिर से देख लें एक बार, सबसे नवीनतम अगस्त मलाई तमिलनाडु केरल में, इसी प्रकार अन्य कुछ एलिफेंट रिजर्व भी बनाए गए जिनमें से डांडेली कर्नाटक में, सिंगफान नागालैंड में और लेमरून कहाँ बनाया गया, छत्तीसगढ़ में बनाया गया। ये बात हुई किसकी, एलिफेंट रिजर्व की। इसके अलावा हमारी जो जैव विविधता संरक्षण के लिए स्थानीय लोग कुछ अन्य उपाय भी अपनाते हैं। जैसे आपने देखा है कई जगह स्थानीय निवासी किसी विशेष स्थान की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, किसी विशेष वृक्ष की पूजा करते हैं, किसी विशेष प्राकृतिक स्थल की पूजा करते हैं, और इन स्थानों को क्या कह दिया जाता है, स्केर्ड ग्रूव या पवित्र स्थान कह दिया जाता है। और इस स्थान को लोग स्थानीय देवी और देवता का प्रतीक मानकर क्या करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, जिससे इनका क्या होता है, संरक्षण होता है।
और ये मुख्यतः स्थानीय स्तर पर इस प्रकार का कार्य होता है। आप देख पा रहे हैं इस इमेज में, यहाँ जंगल के बीच में स्थानीय देवता का प्रतीक मानकर एक जगह की क्या की जा रही है, पूजा की जा रही है। तो इसके आसपास की जो जैव विविधता है वो अपने आप संरक्षित होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वहां का स्थानीय व्यक्ति, जिससे जैव विविधता का स्वतः ही क्या हो जाता है, संरक्षण हो जाता है। तो ये भी एक माध्यम है जैव विविधता के संरक्षण का। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव विविधता के संबंध में कुछ तथ्यों के बारे में। आइए तथ्यों के बारे में बात करें। तथ्य संबंधित किससे हैं, नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व जो कि संरक्षण के उपाय हैं उनके संबंध में है। और तथ्यों में यदि हम देखें क्षेत्र के बारे में, देखेंगे कि किस संरक्षण उपाय के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है। राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वो भारत में कितनी है, 108। अभ्यारण्य की संख्या है 568, कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या है 88, कम्युनिटी रिजर्व की संख्या है 127। तो इस प्रकार से टोटल 891 इस प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं, जिनके द्वारा जैव विविधता का संरक्षण संभव हो पाता है। क्षेत्रफल वाइज यदि हम बात करें तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल हमें देखने को मिलता है वो मिलता है किसका, आप देखेंगे कि 1,66,000 किलोमीटर तो कुल क्या है, क्षेत्रफल है। इसमें से सबसे कम किसका देखने को मिल रहा है हमें, कम्युनिटी रिजर्व का, सबसे कम कम्युनिटी रिजर्व। उसके बाद जो संरक्षित एरिया आता है वो है 4300 किलोमीटर स्क्वायर किसका, कंजर्वेशन रिजर्व का। उसके बाद 41,000 किसका, राष्ट्रीय उद्यानों का, और 1,21,000 किलोमीटर स्क्वायर किसका, अभ्यारण्यों का। तो अभ्यारण्य जो है संख्या में क्या है, ज्यादा है, इसी प्रकार इनका क्षेत्र भी क्या है, ज्यादा है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या भी अभ्यारण्य की अपेक्षा कम है और इनका कुल क्षेत्रफल भी क्या है, कम है। यदि प्रतिशत के रूप में देखें तो देश के क्षेत्रफल के कुल 1.23% भाग पर क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि 3.64% भाग पर क्या है, अभ्यारण्य है, 0.13% भाग पर क्या है, कंजर्वेशन रिजर्व, और 0.02% भाग पर क्या है, कम्युनिटी रिजर्व है। इस प्रकार से ये पूरा संरक्षण क्षेत्र देश के कुल क्षेत्रफल का 5.06% भाग क्या होता है, बनाता है। ऐसे कुछ फैक्ट्स भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन तथ्यों को ध्यान में रखना हमें जरूरी है। इसी प्रकार के कुछ अन्य तथ्यों की यदि हम बात करें तो वो है कि पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थापित किया गया। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है कि कहाँ स्थापित किया गया था, उत्तराखंड में स्थापित किया गया था। और किस नाम से स्थापित किया गया था, हेली नाम से स्थापित किया गया था। हालांकि बाद में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया, जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था, हेली। कब स्थापित किया गया, उत्तराखंड में स्थापित किया गया था 1936 में। सबसे नवीनतम जो स्थापित राष्ट्रीय उद्यान है वो है रायमोना, जो कि असम में स्थापित किया गया है। रायमोना के अतिरिक्त एक अन्य नेशनल पार्क भी असम में स्थापित किया गया है, उसकी विस्तार से चर्चा अगली क्लास में हम करेंगे। तो सबसे नवीनतम राष्ट्रीय पार्क जो स्थापित किया गया है वो कहाँ किया गया है, असम में। किस नाम से, रायमोना नाम से। सबसे बड़े नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान को यदि हम देखें तो वो है साउथ बटन, जो कि अंडमान में स्थित है। इसी प्रकार सबसे ऊंचाई पर जो स्थित नेशनल पार्क है वो क्या है, हेमिस, जो कि लद्दाख में है। तो सबसे बड़ा और सबसे ऊंचाई पर स्थित नेशनल पार्क है वो दोनों ही कौन सा है, हेमिस है, जो कि लद्दाख में स्थित है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार टाइगर रिजर्व में भी हमने देखा था सबसे ज्यादा संख्या कहां है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क, सेकंड नंबर में अंडमान पे, और तीसरे नंबर पे असम में क्या है, नेशनल पार्क्स की संख्या है। तो ये थी जैव विविधता संबंधी हमारी क्लास, जिसमें हमने जैव विविधता के संबंध में एक सामान्य परिचय प्राप्त किया, उसके स्तर किस प्रकार से मापे जाते हैं उसको देखा, संरक्षण की क्या पद्धतियां हैं, और उन संरक्षण पद्धतियों की विस्तार से चर्चा आज की क्लास में हमने की। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।